और अब बात करेंगे विस्फोट की। दुनिया में जंग के दो अहम मोर्चे सुलग रहे हैं। आज विस्फोट में हम आपको उन मोर्चों की सभी अहम खबरें देंगे। आपकी और हमारी जिंदगी पर यह असर भी डालती है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि वो 3 अहम खबरें क्या है जिस पर आज हमारी खास नजर रहेगी। तो सबसे पहली खबर, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका बेहद परेशान है। ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से निकलने की कोशिश में है। यह भी दावा है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में डील हो सकती है। सवाल यह है कि क्या ईरान यहां भी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब होगा या फिर इस बार अमेरिका अपनी शर्तों को पुख्ता रूप दे देगा। दूसरी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में अहम मुद्दा हॉर्मुज रहा। ये दूसरी खबर मैं आपको बता रही हूं, जहां ईरान ये दावा कर रहा है कि उसका हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रहेगा। सवाल यह है कि क्या ईरान हॉर्मुज पर अपना दावा बरकरार रख पाएगा या फिर अमेरिका उसे छुड़वा पाएगा। आज हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। वहीं तीसरी खबर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जहां अमेरिका के एक के बाद एक साथी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब और बहरीन के बाद अब यूएई भी ईरान के आगे सरेंडर करता दिख रहा है। तो क्या यूएई भी ईरान के आगे सरेंडर कर देगा? आज हम आपको इसके बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं विस्फोट। खबर यह है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट की जानकारी मिली है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी मिली है। केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, ईरानी मीडिया ने यह बताया है। तो सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि कहां पर यह हुआ है। ये हुआ है ईरान के दक्षिणी हिस्से में, जहां विस्फोट की आवाजें सुनी गई है। और ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से भी ये जानकारी मिली कि केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाजें आई है। तटीय इलाकों और शिरिक काउंटी के कुछ हिस्सों में धमाके सुनाई दिए हैं। हॉर्मुज के पास की गतिविधि से संबंधित ये ब्लास्ट हो सकता है, ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास ये ब्लास्ट किया गया और हॉर्मुज में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। हलचल ये देखने को मिल रही है कि आए दिन अब वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। ईरान साफ तौर पर यह कह चुका है कि हमने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा और जो भी गुजरने का प्रयास करेगा उसे कीमत भी चुकानी होगी। साफ तौर पर उन जहाजों पर हमले तक किए जा रहे हैं। अब इसीलिए ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि वहां आखिरकार हुआ क्या। तटीय इलाकों और शिरिक काउंटी के पास कुछ हिस्सों में धमाके की आवाजें सुनाई दी है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां ईरान से डील पर जेडी वेंस का बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया वो मैं आपको बताती हूँ। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को कोई नकद भुगतान नहीं हो रहा। यूएस और सहयोगियों की सुरक्षा चिंताएं सर्वोपरि है। वेंस ने यह भी कहा है कि ईरान ने शर्तें मानी तो इसकी वजह से आर्थिक लाभ भी होगा। तो ईरान की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ईरान ने अगर अमेरिका की शर्तें मान ली तो उससे उन्हें आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये दो खबरें हैं जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल को दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक तरफ हॉर्मुज में लगातार ब्लास्ट की खबरें आ रही है, विस्फोट की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज कर दिया गया है, उस पर वेंस का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इन संपत्तियों को अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं। वही फ्रीज संपत्तियों पर ईरान बड़े दावे कर रहा है। ईरान के अहम नेता है मोहसिन रेजाई, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 24 अरब डॉलर की संपत्ति अनफ्रीज हो जाएगी। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा अगर किया गया है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज की हुई संपत्तियों पर ईरान की शर्त को स्वीकार कर लिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने संपत्तियां फ्रीज करने की मंजूरी दे दी है, ये रेजाई की तरफ से कहा गया। सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन रेजाई ये कह रहे हैं कि वो हमारी संपत्तियों को अनफ्रीज करेंगे। यानी कि जो ईरान की शर्तें थी, उन ईरान की शर्तों पर क्या अमेरिका झुक गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां अमेरिका के साथ डील पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कि शर्तें पूरी नहीं हुई तो कोई भी डील नहीं होने वाली है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा, ये भी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। अब ईरान की जो शर्तें हैं, अगर वो अमेरिका को स्वीकार है तो ही ये डील होने वाली है, अन्यथा ये डील नहीं होने वाली है। और हॉर्मुज को लेकर के अराक्ची ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो भी वहां से गुजरेगा उसे वहां से जाने के लिए टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, और अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो वहां से नहीं निकल पाएंगे और उन जहाजों पर हमले भी किए जाएंगे। अमेरिका के साथ डील पर ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो ये दो खबरें तमाम दावों पर, कयासों पर उंगलियां भी उठाती है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये बयान आता है कि हमने कोई संपत्ति उनकी अनफ्रीज नहीं की है, लेकिन ईरान इन दावों को सच नहीं मानता है और कहता है कि 24 अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो अनफ्रीज कर दी गई है। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बड़ी डील होने वाली है, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी आपको सुना देती हूँ। बस تنگه هرمز با جزئیاتش هست. رفع محاصره دریایی
هست بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد بحث پولهای مسدود شده. तो विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो कोई डील नहीं होने वाली है। सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बड़ी डील होगी भी या नहीं, क्या इस डील से अमेरिका को फायदा होगा या फिर यह समझौता ईरान के पक्ष में जाएगा। ये सवाल आज बेहद अहम है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही समझौता होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अब तक ईरान ही विजेता साबित हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न ही परमाणु प्रोग्राम बंद हुआ और न ही प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है, समझौते की कोशिशें जारी है, मध्यस्थ देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अरागची और ट्रंप की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही डील हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिका से बातचीत को लेकर उम्मीद जताई, साथ ही मीडिया से अपील भी की कि वो अटकलें लगाने से बचे। अरागची ने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते के अब तक के सबसे करीब है। हालांकि उन्होंने समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके पोस्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोस्ट भी किया, जिससे ये उम्मीद पुख्ता होती जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अब बस दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना है, ये काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। उधर अब्बास अरागची ने लिखा कि समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी सामग्री के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी दावा किया और वादा किया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जल्दी ही समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ एक बड़ी डील होने का दावा किया तो ईरान ने तुरंत ही उसके दावे की खबर निकाल दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनकी सीधे ईरान के टॉप लीडरशिप से बात हो गई है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में डील पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी किया जिसमें इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरानी मीडिया एजेंसी ने दोनों देशों के अधिकारियों के किसी फेस टू फेस मीटिंग के लिए जेनेवा पहुंचने या किसी समझौते पर दस्तखत होने की बात से ही इनकार कर दिया। हालांकि ईरान
सार्वजनिक रूप से समझौते पर दस्तखत करने की खबरों को दबा रखा है, लेकिन ईरानी मीडिया ने डील के मुख्य बिंदुओं की जानकारी लीक कर दी। लीक हुए ड्राफ्ट के मुताबिक ये समझौता मुख्य रूप से 5 बड़ी शर्तों पर ही टिका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देश सीज फायर को 160 दिनों के लिए बढ़ाएंगे। इस 2 महीने का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने के लिए अंतिम दौर की बातचीत के लिए रखा गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान इस बात पर अड़ा है कि वो किसी भी अंतिम समझौते के बाद भी अपने देश के भीतर यूरेनियम संवर्धन का हक नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा ड्राफ्ट एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को ईरान की फ्रीज की गई $24 बिलियन की संपत्ति छोड़नी होगी। खास बात ये कि इसकी आधी रकम यानी कि $12 अरब ईरान को बातचीत शुरू होने से पहले ही मिल सकते हैं। समझौते में अमेरिका और ईरान के अलावा लेबनान सहित सभी मोर्चे पर भी तुरंत ही और स्थायी सैन्य कार्रवाइयां रोकने का प्रावधान शामिल किया जा रहा है। साफ है कि ईरानी मीडिया की ओर से सामने लाए गए प्रस्ताव में ज्यादातर शर्तें ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, यानी अमेरिका और इजराइल को अपने लक्ष्यों से समझौता करना पड़ सकता है। इस पूरी डील में एक बात तो तय है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान का दबदबा कायम है। अब ईरान का दबदबा कैसे कायम है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार इन 60 दिनों में हुआ क्या। तो ये जान लीजिए कि 60 दिन के लिए सीज फायर को अमेरिका और ईरान ने बढ़ा दिया। 2 महीने में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत होगी, ये भी बताया गया। प्रतिबंधों को हटाने के लिए अंतिम दौर की बातचीत होगी, ये भी सोर्सेस दावा कर रहे हैं ईरानी मीडिया के। यूरेनियम संवर्धन पर क्या होगा? ईरान का यूरेनियम संवर्धन का अधिकार ईरान अपने पास ही रखना चाहता है, और जो फ्रीज की हुई संपत्तियां हैं यूएस को छोड़नी पड़ सकती हैं। $24 अरब की संपत्ति यूएस को छोड़नी पड़ सकती है, और बातचीत से पहले ही ईरान को $12 अरब मिल सकते हैं, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया। वही सभी मोर्चों पर सीज फायर भी होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल स्थायी सीज फायर करना होगा। ये तमाम ईरान की शर्तें हैं इस पूरी डील को मनवाने के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान की क्या स्थिति है? हॉर्मुज पर ईरान अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण बनाए रखना चाहता है ईरान। बारूदी माइंस हटा करके जहाजों को रास्ता ईरान की तरफ से दिया जा सकता है। भाई एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि युद्ध के मैदान से आ रही है। खबर ये आ रही है कि युद्ध से यूएस को नुकसान हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। यूएस में पेट्रोलियम रिजर्व गिर करके 394.2 मिलियन बैरल हो गया है। 1983 के बाद से ये निम्नतम स्तर पर रिजर्व पहुंच गया है, ये जानकारी मिल रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि जो इनका रिजर्व है यूएस का पेट्रोलियम को लेकर के, वो लगातार गिर गया है। ये 349.2 मिलियन बैरल पहुंच गया है, जो कि 1983 के बाद से सबसे निम्नतम स्तर पर है। यूएस में गैस की कीमतें करीब दोगुनी हुई हैं। बाइडेन के समय में गैस की कीमतें 91% तक बढ़ी थी, लेकिन अब जरा देखिए कि क्या हाल हो गए हैं। यूएस की अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा चौपट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है, भट्टा बैठा दिया गया सीधे आम बोलचाल की भाषा में। अमेरिका में भी लोग इसीलिए असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, अपने यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म करवाने पर अड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा।
यहाँ ईरान के शिकंजे और अमेरिका के पलटवार ने ऐसी हलचल मचाई कि दुनिया तड़पने को मजबूर हो गई। कई मुल्क ऐसे हैं जो बिना गैस और तेल के तड़पने लगे। पेट्रोल पंपों पर तो जैसे ताला लग गया है, तो कहीं एनर्जी आपातकाल लागू कर दिया गया है। हालांकि अब अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही साफ कर दिया है कि वो ही हॉर्मुज का बादशाह रहेगा। जंग के पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसेगा और दुनिया में तेल संकट पैदा हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा पहरा बैठाया कि दुनिया टेंशन में आ गई। कई एशियाई और यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए, हॉर्मुज खुलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अमेरिका ने धमकाया, दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज की नाकेबंदी की, ईरानी तेल टैंकरों पर हमले तक किए। ट्रंप ने दावा किया कि नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल कारोबार को नुकसान हो रहा है। उसकी पाइपलाइंस और तेल टैंकरों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान झुका नहीं। अब तक अमेरिका की आंखों में आंखें डाले ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज का बादशाह है। ईरान हॉर्मुज पर अपनी बादशाहत को मान्यता दिए जाने की मांग कर रहा है। ईरान अब तक समझौते के हर मसौदे में हॉर्मुज से टोल वसूलने का हक शामिल किए जाने की मांग करता रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रस्तावित डील में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिकी नाकेबंदी हटाना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन की नई वार्ता शामिल है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी हटाना शामिल है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में होगी। सूत्रों का दावा है कि समझौते के बाद सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा और ईरानी जहाजों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। इसके बाद 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। इस दौरान ईरान ने संवर्धित यूरेनियम भंडार को नष्ट करने और देश से बाहर ले जाने की योजना पर काम करेगा। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजर सकता। लेकिन अमेरिका डील से पहले ही ताकत के जोर पर हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में लगा है। अमेरिका ने ईरान पर कई भीषण हवाई हमले किए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के तटीय और रणनीतिक इलाकों जैसे केशनुद्दीन, बंदर अब्बास, मीना व सीरिक में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। हमले इतने अचानक और तेज थे कि ईरान के कई इलाकों में आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। आसमान में उड़ती मिसाइल को रोकने के लिए ईरान की मिसाइल डिफेंस यूनिट लगातार फायर करती दिखी, जिससे पूरा आसमान बारूदी रोशनी से नहा गया। हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान टॉमहॉक मिसाइलें दागी और साथ ही घातक लड़ाकू विमानों से ईरान के सैन्य ठिकानों और बंकरों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के सामने ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका को वो जख्म दिए जिसमें वाशिंगटन से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया कि उसने खाड़ी देशों कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे अपनी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को सीधे ललकारते हुए कहा कि ईरान युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाला नहीं है। अजीजी ने सीधे अमेरिकी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए दावा किया कि ट्रंप ने हताहतों के जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे वे पूरी तरीके से झूठे हैं। ईरान का दावा है कि मारे गए या घायल हुए अमेरिकियों की असली संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। साफ है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच न केवल तनातनी जारी है बल्कि दोनों के बीच वार पलटवार भी जारी है। सवाल यह है कि क्या इन हमलों का बातचीत की प्रक्रिया पर कुछ असर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वार पलटवार किसी बड़ी जंग की शुरुआती प्रक्रिया साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका इजरायल ने ईरान को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए और ईरान जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान बनकर के खड़ा हुआ है। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे नाको चने चबवा दिए हैं दोनों ही देशों को आपको दिखाते हैं। 100 दिन की भीषण जंग के बाद भी ईरान कहीं से भी टूटा हुआ नजर नहीं आता, ना उसका हौसला टूटा हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ शीर्ष नेताओं की शहादत के बाद भी ईरान का मिलिट्री ढांचा जस के तस बरकरार है। अब भले ही इतने दावे कर दिए गए हो अमेरिका की तरफ से, लेकिन IRGC अभी भी तो ताबड़तोड़ हमले करते जा रही है। सेना की तरफ से भी इसी तरीके से पलटवार वहां पर किया जा रहा है। चंद घंटों में नए कमांडर्स की नियुक्ति अमेरिका को चौंका रही है कि ये कैसे हो रहा है। हम एक कमांडर को मार गिराते हैं, वो दूसरे को तुरंत ले आते हैं। सीज फायर में वॉशिंगटन पर ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जा सकता है, लेकिन थोपा हुआ समझौता मानने के लिए तेहरान इनकार कर रहा है। वॉशिंगटन मान गया कि वो जीत गया है, लेकिन असलियत यही है। तबाही के मलबे से और ज्यादा संस्थागत मजबूत होकर के ईरान उभरा है इस पूरे युद्ध के दौरान। और अभी भी वो इसी स्थिति में है कि अगर अमेरिका को हमारी शर्तें मंजूर है तभी जा करके हम बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, वरना इसे यही खत्म कर। जंग के मैदान से लेकर के कूटनीति तक पूरी तरीके से वॉशिंगटन बेअसर साबित हो चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पीछे पीछे ईरान के घूम रहे हैं कि हमारी शर्तें नहीं समझ में आ रही हैं तो अपनी शर्तों को ही थोड़ा मोल्ड कर लो, ताकि दुनिया भर में हमारी रही सही थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाए। ईरान से उसके पड़ोसी भले ही परेशान हो, भले ईरान के प्रॉक्सी संगठन खाड़ी मुल्कों की टेंशन बढ़ाते रहे हो, भले ही अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों से संबंध अच्छे हों और भले ही वहां अमेरिका के सैन्य बेस हो, लेकिन सभी खाड़ी देश एक के बाद एक करके ईरान के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। और अब इस फेहरिस्त में यूएई का नाम भी जुड़ गया है। कैसे जुड़ा है इस देश का नाम, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका या इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खाड़ी देशों पर बरसे। जबरदस्त बारूदी बारिश के कारण खाड़ी देशों में भारी तबाही हुई। हालात ऐसे हो गए कि खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ देने के मुद्दे पर दोबारा विचार करना पड़ा।
सऊदी अरब और कतर तो पहले ही ईरान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब यूएई भी ईरान के आगे नतमस्तक होता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को अनफ्रीज किया और एक भारी भरकम राशि ईरान को भेज दी। पश्चिमी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि यूएई ईरान के हमले रोकने के लिए अरबों डॉलर की रकम जारी करने पर सहमत हो गया। ईरानी मीडिया में भी यह दावा किया गया है कि 3 अरब डॉलर लेकर एक विशेष विमान तेहरान पहुंचा। पूरे मामले में सबसे अहम मुद्दा यह है कि यूएई ने आधिकारिक तौर पर इन सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा है कि ईरान की कोई फ्रीज हुई रकम ना तो जारी की गई और ना ही ट्रांसफर कराई गई। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यूएई ने ईरान के कुल 10 अरब डॉलर जारी करने पर सहमति जताई, जिनमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं अन्य सूत्रों की ओर से इस राशि के 20 अरब डॉलर तक होने का दावा किया गया। दावा किया गया कि ये व्यवस्था ईरान की ओर से यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के बदले की गई है। सूत्रों का दावा है कि 3 अरब डॉलर की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। हालांकि ये रकम यूएई की अपनी या फिर यूएई की बैंकिंग सिस्टम में लंबे समय से फंसी ईरानी संपत्तियों का हिस्सा है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। ईरानी मीडिया का दावा है कि A6 RJF रजिस्ट्रेशन वाला बोइंग 737-7JZ बिजनेस जेट तेहरान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि यही वो विमान हो सकता है जिसके माध्यम से 3 अरब डॉलर ईरान भेजे। हालांकि इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कैश में इतनी रकम ट्रांसफर करना एक बड़ी भूल है। साथ ही एक विमान के लिए इतना कैश ले जाना कठिन है। उधर यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि 3 अरब डॉलर समेत किसी भी रकम के ट्रांसफर की खबरें पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। मंत्रालय ने कहा कि कोई फ्रीज हुई ईरानी संपत्ति अब तक जारी, ट्रांसफर या यूएई के जरिए उपलब्ध नहीं कराई। हालांकि यूएई ने यह जरूर कहा कि उसकी विदेश नीति क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थायी शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब तक जंग में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही किए। माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह यूएई और इजराइल के बीच घनिष्ठता है। दरअसल यूएई ने ही सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत किए थे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में भी तैनात किया था। साथ ही उसे ऑपरेट करने के लिए अपने सैनिक भी भेजे थे। हालांकि अभी तक पैसे भेजने की बात साफ नहीं हो पाई, लेकिन ये बात तो साफ है कि ईरान के हमलों से यूएई में जबरदस्त तबाही हुई। यूएई के अहम ठिकाने, तेल और गैस का कारोबार प्रभावित हुआ। पर्यटन स्थलों पर हमले हुए, यहाँ तक कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। साफ है कि यूएई भी इन हमलों से दहशत में है और संभव है कि इसी वजह से पैसे भेजे गए। हालांकि यूएई ने इस बात से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच लगातार अमेरिका, ईरान उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसते रहा। वही ईरान भी अब अमेरिका और इजराइल के साथ ही उनके सहयोगियों पर ही एक्शन लेने की तैयारी में है। अब ईरान के निशाने पर कुछ और ठिकाने भी आ गए हैं। आखिर कौन से हैं ईरान के ये नए टारगेट, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
खाड़ी देशों में कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों को तो दहला ही चुका है, कई मल्टीनेशनल कंपनियों को भी निशाना बना चुका है। ईरान की रणनीति रही है कि अगर खाड़ी में मौजूद टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाए तो यकीनन इसका दबाव अमेरिका पर पड़ेगा और अमेरिका झुक जाएगा। अपनी इसी मंशा के चलते ईरान के निशाने पर कुछ और कंपनियां आ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के निशाने पर एलन मस्क की कंपनियां आ गई हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि मस्क की कंपनियों ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियों में तकनीकी सहायता दी और उन्नत ड्रोन के साथ ही समुद्री हथियारों के संचालन में भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।